अध्याय 1। कियाओ परिवार में एक नकली पारिवारिक सदस्य है। जून में राओ सिटी का मौसम चूल्हे जैसा था। चिलचिलाती धूप ने पक्की सड़क पर गर्मी की परतें बना दी थीं। इतनी गर्मी थी कि सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कियाओ नियान अपना नया पैक किया हुआ सामान घसीटते हुए कमरे से बाहर आए। नीचे पहुंचने से पहले ही वह कियाओ चेन की बकबक सुन सकती थी। माँ और पिताजी, क्या कियाओ नियान के जैविक माता पिता वास्तव में उसे लेने आ रहे हैं? फादर कियाओ ने सख्ती से जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने पियानो के उस टुकड़े के लिए अभ्यास कर लिया है जिसे तुम बाद में बजाना चाहते हो? तुम्हारी दादी की सहेली बीजिंग से आएगी। वह एक मानविकी प्रोफेसर और एक राष्ट्रीय पियानो वादक है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो और अपनी दादी की मदद से, तो बीजिंग के एक विश्वविद्यालय में तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इससे पहले कि कियाओ नियान नीचे जाती, उसने कियाओ चेन को फिर से रोते हुए सुना। पिताजी, आपको क्या लगता है बहन के जैविक माता पिता कैसे दिखते होंगे? वह मासूमियत से बड़बड़ाती रही। उसके जैविक माता पिता ने कहा था कि वे एक दिन पहले आ रहे थे, लेकिन वे आज ही आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे यहाँ आने के लिए किसी खट से ट्रेन पकड़कर आए हों? कियाओ नियान अपने कदमों को रोक नहीं सकी, अपमानित महसूस कर रही थी। 3 महीने पहले, उसे अनजाने में पता चला कि उसकी प्यारी बहन कियाओ चेन और उसके प्रेमी के बीच अंतरंग संबंध थे और वे उसे धोखा दे रहे थे। वह अपना गुस्सा नहीं रोक सकी और मामले को उजागर कर दिया, जिससे उसे पता चला कि वह कियाओ परिवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक पालक बच्ची थी जिसे उन्होंने अनाथालय से गोद लिया था। कियाओ परिवार ने उसे इसलिए नहीं गोद लिया क्योंकि वे एक अच्छा काम करना चाहते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कियाओ चेन एक दुर्लभ रक्त रोग के साथ पैदा हुई थी। दवाइयों के अलावा, उसे हर महीने रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती थी। कियाओ परिवार एक कंपनी चलाता था जो पिछले साल सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हुई थी, इसलिए उन्हें राओ सिटी में अच्छी तरह से जाना जाता था। अगर कियाओ चेन की बीमारी का इलाज पैसे से हो जाता, तो इससे कियाओ परिवार को परेशानी से बचाया जा सकता था। दुर्भाग्य से, बीमारी के साथ पैदा होने के अलावा, कियाओ चेन का रक्त समूह भी दुर्लभ आरएच था। 100,000 में से केवल एक को ही ऐसा रक्त समूह विरासत में मिलता है। क्योंकि यह बहुत दुर्लभ था, इसलिए अस्पतालों ने इस रक्त समूह को पांडा रक्त कहा। इसका मतलब था कि यह पांडा से भी अधिक कीमती था। कियाओ परिवार के पास वित्तीय क्षमता थी, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि अस्पताल के पास हर महीने कियाओ चेन के लिए पर्याप्त रक्त होगा या नहीं। इसलिए, कियाओ परिवार ने अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने का विचार बनाया, जिसका रक्त समूह कियाओ चेन के लिए रक्त बैग के रूप में काम करेगा। वह निःशुल्क रक्त थैला थी। छोटी उम्र से ही कियाओ नियान को उसकी छोटी बहन को सुंदर कपड़े और पुरस्कार देकर एक अच्छी बहन बनना सिखाया गया था। अगर कियाओ चेन और फूजी के बीच का मामला न होता, तो उसे अभी भी अंधेरे में रखा जाता। कियाओ परिवार ने उसे इसके बारे में केवल इसलिए बताया क्योंकि पिछले वर्षों में उपचार प्राप्त करने के बाद कियाओ चेन लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब उसे दवा या रक्त आधान की आवश्यकता नहीं थी। वह अब किसी काम की नहीं थी। दादी कियाओ भी इतनी परेशान थी कि उसने कियाओ चेन की जन्मदिन की पार्टी में कियाओ चेन और फूजी के बीच का मामला उजागर कर दिया, इसलिए उन्होंने कियाओ चेन और कियाओ परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसकी पहचान सबके सामने उजागर कर दी। पिता कियाओ कियाओ नियान के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। बात करना बंद करो, कियाओ चेन ने चुनौती भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं गलत नहीं हूँ। अगर वे हवाई जहाज के टिकट खरीद पाते, तो अब तक यहाँ पहुँच चुके होते। वे शायद कंगाल हैं। पर्याप्त। पिता कियाओ ने कियाओ नियान को नीचे आते देखा और उसे धीरे से रोका। पहली चीज जो नजर में आई, वह था उसका जंगली चेहरा। उसने लाल और सफेद धारीदार फलालन के साथ हल्के नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। हेम को आराम से उसके डेनिम शॉर्ट्स में टक किया गया था, जिससे उसकी गोरी और पतली टांगें दिख रही थीं। परिवार में सभी का रंग गोरा था, लेकिन कियाओ नियान उससे भी ज्यादा गोरी थी। वह कितनी गोरी थी, इस वजह से कियाओ नियान की आंखें ज्यादा गहरी लगती थीं। जब वह उसे देखता, तो कियाओ वेइमिन को हमेशा उससे दूरी का एहसास होता। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह उनकी जैविक पुत्री नहीं थी। नियान, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? पिता कियाओ ने उससे धीरे से पूछा। आखिरकार, उन्होंने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक पाला था।
कियाओ नियान अपना हल्का सामान लेकर नीचे आए और सिर हिलाया। जब कियाओ चेन ने उसे देखा तो उसने तुरंत ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और चिल्लाया, बहन। कियाओ नियान उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठा सकी और सीधे उसके पास से चली गई। कियाओ चेन कियाओ नियान द्वारा अनदेखा किए जाने से परेशान थी। उसने मुंह बनाकर नीचे देखा, उसका पीला चेहरा हवा में लहराते सफेद फूलों की तरह नाजुक था। ये देखकर ही युजुआन का चेहरा काला पड़ गया। अपनी बैसाखी पकड़ते हुए उसने डांटा, चेन चेन तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो? कियाओ चेन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, अपना सिर हिलाया और उसके लिए एक अच्छी बात कहने की कोशिश की। दादी, सब ठीक है। बहन का मूड ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। उसकी बातें सुनकर हे युजुआन की कियाओ नियान के बारे में धारणा और भी खराब हो गई। उसने उससे घृणा से बात की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम कियाओ परिवार की संतान नहीं हो। इतने सालों के बाद भी तुम अपनी तुच्छता से छुटकारा नहीं पा सकी हो। माँ, कियाओ वेइमिंग ने विनती की। फिर वह कियाओ नियान के पास गया और उसे एक कार्ड दिया। ये 10,000 युआन है। उसने आह भरी और जोर देकर कहा कि कियाओ नियान, इसे ले लो। इसे ले लो। जब तुम वापस जाओगी तो तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा। इसका इस्तेमाल कुछ कपड़े खरीदने के लिए करो। भविष्य में तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। वह हमेशा सावधान रहता था। ये कियाओ परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण समय था क्योंकि उन्हें सरकार से एक विकास परियोजना मिली थी। अनावश्यक समस्याएं पैदा न करना ही सबसे अच्छा था। उन्होंने एक बार कियाओ नियान के जैविक माता पिता की जांच की। उनका उपनाम जियांग था। वे शिक्षक के रूप में काम करते थे और लोहे काउंटी से थे। लोहे काउंटी राव सिटी से 300 किलोमीटर दूर था, जो एक कुख्यात गरीब इलाका था। हर साल उद्यमी गरीबी उन्मूलन के हिस्से के रूप में लोहे काउंटी को दान देते थे। उन्होंने पहले भी दान दिया था। कियाओ नियान पहले से ही हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में थी। जब वह लोहे काउंटी लौटी तो उसके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना लगभग असंभव था। ये कियाओ चेन के विपरीत था, जो राओ सिटी में हाई स्कूल पूरा करने के बाद बीजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन करने में सक्षम थी। उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अध्याय 2। वह मेरी मंगेतर भी है। वह बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसने कार्ड कियाओ नियान के हाथ में थमा दिया। उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने अपनी सारी चीजें ले ली हैं? तुम वह हार अपने साथ ले जा सकती हो जो मैंने तुम्हारे 10वें जन्मदिन पर तुम्हें दिया था। मैंने तुम्हें दिया था, इसलिए अब ये तुम्हारा है। तुम इसे ले सकती हो। हे युजुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कियाओ नियान को नाखुश नजरों से देखा। परिवार में अपनी जगह के कारण हे युजुआन के पास 3,000 युआन के हार के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। कियाओ चेन आज्ञाकारी ढंग से उसके पास खड़ा रहा और बोला, ये सही है, बहन। चूंकि पिताजी ने इसे पहले ही तुम्हें दे दिया है, इसलिए इसे ले लो। शायद भविष्य में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसने अपनी बात स्पष्ट नहीं की, लेकिन कियाओ नियान को पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी। कियाओ नियान ने उसे ठंडी नजर से देखा। कियाओ चेन ने बदले में उसे एक खूबसूरत मुस्कान दी। वह उच्च और शक्तिशाली अभिव्यक्ति व्यवहारिक रूप से हर दूसरे कियाओ परिवार के सदस्य पर उकेरी गई थी। कियाओ नियान ने अपना बैग उठाया और कार्ड कियाओ वेइमिन को वापस देते हुए भावशून्यता से कहा, मैंने हार दराज में छोड़ दिया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग इसे ढूंढ सकते हैं। मैंने अपने लिए जो नोटबुक खरीदी थी उसके अलावा मैंने कियाओ परिवार से कुछ भी नहीं लिया। कियाओ परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव थोड़े भयानक हो गए। विशेषकर हे युजुआन और मदर कियाओ, जिन्होंने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई थी। कियाओ नियान एक बच्ची जितनी अवज्ञाकारी थी, वह लगातार अपने आसपास के लोगों के लिए चीजें मुश्किल बनाती रहती थी। कियाओ चेन ने कियाओ नियान के बैग पर नजर डाली और उसकी आंखों में चमक आ गई। बहन, पिताजी, माँ और दादी का यह मतलब नहीं था। तुम बहुत संवेदनशील हो। हम 10 साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं। भले ही तुम्हें अपने जैविक माता पिता मिल गए हों, फिर भी तुम मेरी बहन हो। हमें उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी अच्छी तरह से रहोगी। अगर तुम्हें हार नहीं चाहिए, तो कम से कम 10,000 युआन तो रख लो जो पिताजी ने तुम्हें दिए थे। लोहे काउंटी राव सिटी से बहुत अलग है, तुम्हें वहां ज्यादा खर्च करना होगा। कियाओ वेइमिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये सही है, पैसे रख लो।
मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके पास खुद के कुछ पैसे थे। कियाओ नियान ने अपना कार्ड नहीं रखा और अब कियाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। इस समय उसका सेल फोन बज उठा। उसने कियाओ वेइमिन द्वारा दिया गया बैंक कार्ड टेबल पर रख दिया और फिर फोन स्क्रीन पर नजर डाली। फिर उसने कियाओ परिवार के सदस्यों से कहा, मेरा परिवार यहाँ है, मैं पहले चली जाऊंगी। हे यूजुआन ने कियाओ नियान को जाते हुए देखकर उपहास किया। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की, हम क्या कृत घन है। आपने उसे 10 साल से ज्यादा पाला है और उसने जाने से पहले आपको धन्यवाद देने की भी जहमत नहीं उठाई। दादी बहन शायद अपने जैविक माता पिता को देखने के लिए बहुत उत्साहित है, कियाओ चेन ने धीरे से कहा। बहुत बुरा हुआ, कियाओ नियान के जैविक माता पिता सिर्फ किसान थे जो अपने विला में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या मजाक है। बहन ने बताया कि वह अपने साथ सिर्फ नोटबुक लेकर गई थी, लेकिन उसका बैग बहुत भरा हुआ और भारी लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें सिर्फ नोटबुक ही थी। पिता कियाओ ने अपना सिर हिलाया और पाखंडी ढंग से आह भरी। भूल जाओ, वैसे भी हमने उसे 1 दशक से ज्यादा समय तक पाला है। उसे जो भी चाहिए वो अपने साथ ले जाने दो। वैसे भी हमें उस तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। हे यूजुआन ने अपनी छड़ी से खुद को सहारा दिया और उस आकृति को दूर से गायब होते देखा। उसने तिरस्कार के साथ कहा, यह अच्छा है कि वह चली गई। वैसे भी वह कभी हम में से एक नहीं थी। चेन चेन, अब तुम उसे बहन मत कहना। वह तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं है। जाओ और कपड़े बदल लो, तुम्हें बाद में अपना मौका पूरा करना होगा जब हम वाटरसाइड लॉफ्ट में होंगे। वहां हमेशा कोई न कोई अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति मौजूद रहता था। यद्यपि राव शहर में कियाओ परिवार को काफी शक्तिशाली माना जाता था, फिर भी वे जियांग और तांग परिवारों की तुलना में स्थिति में निम्न थे। कियाओ नियान अब उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकती थी, लेकिन वह कियाओ चेन की आवाज में खुशी और कियाओ परिवार की सामूहिक खुशी का पता लगा सकती थी। तारांकन। दिन गर्म था और तारकोल की सड़क गर्म हो रही थी। बाहर लगभग कोई नहीं था, सिवाय कुछ बुजुर्ग लोगों के जो बड़े पेड़ों के नीचे छाया की तलाश कर रहे थे। गुलाब के बगीचे से आगे सड़क के किनारे एक काले रंग की फोक्सवैगन गाड़ी खड़ी थी। जियांग ली ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी विला से बाहर नहीं निकला था। उसने कार की खिड़की नीचे की और अधीरता से बाहर की ओर देखा। बाहर से गर्म हवा अंदर आए और पीछे की सीट पर बैठे आदमी ने तुरंत आदेश दिया, खिड़की बंद करो। यह कोई ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन स्वर स्पष्ट रूप से दृढ़ था और इसमें एक निश्चित दमनकारी शक्ति थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। जियांग ली ने जल्दी से मुड़कर खिड़की को वापस ऊपर कर दिया। मास्टर वांग, आप उसके बारे में चिंतित क्यों नहीं हैं? मुझे एक दिन पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे किसी दूसरे शहर से आपको लाने के लिए कहा, इसलिए हम आज ही यहाँ हैं। मेरे बॉस ने मुझे आज ही फोन करके पूछा कि क्या गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे उसे आज ही घर लाना होगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। ये वांगचुआन 3 दिनों से सोया नहीं था और अब उसे सिरदर्द हो रहा था। आगे की सीट पर बैठे आदमी की लगातार टोकाटाकी ने उसे और भी परेशान कर दिया। उसने पीछे झुककर उस आदमी की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, वह मेरी मंगेतर भी है। उन कुछ शब्दों ने कार को शांत कर दिया। लगभग 3 पीढ़ियों पहले जियांग परिवार काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन वे अभी भी ये परिवार से बिल्कुल अलग थे। वह ये वांगचुआन के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन वर्षों के दौरान उसे धीरे धीरे समझ में आ गया कि वह और ये वांगचुआन अलग अलग थे। ये परिवार भी अलग था। इस पीढ़ी में, ये परिवार में सबसे लाड़ प्यार पाने वाला व्यक्ति अब कार में बैठा युवराज था। यदि उसके बॉस के संपर्क न होते, तो ये वांगचुआन की मंगेतर का उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं होता। अब उसकी आंखों में कुछ चिंता थी। उसकी छोटी चचेरी बहन 10 साल से ज्यादा समय से लापता थी और उसकी जांच के अनुसार, वह कोई खास व्यक्ति नहीं लग रही थी। क्या होगा अगर वह मास्टर वांग के साथ मेल नहीं खाती? डॉट 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 वह बाहर है। जियांग ली ने विला से एक आकृति निकलती देखी। मुझे लगता है कि वह वही है, मैं जाकर देखूंगा। जियांग ली ने अपनी सीट बेल्ट खोली और तुरंत उतर गया। वह छोटा सा शरीर उसके करीब आ रहा था। सबसे पहले उसकी नजर उन गोरी टांगों पर पड़ी। वे बहुत पतली और दुबली थीं, और बहुत निष्पक्ष। जियांग ली ने मनोरंजन जगत में बहुत सी सुंदरियां देखी थीं, लेकिन वह अभी भी उससे प्रभावित था।
उसके पास आ रही लड़की लगभग 17 या 18 साल की लग रही थी, और तेज रोशनी में उसकी नसें लगभग दिखाई दे रही थीं। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी और उसकी आंखें बहुत काली थीं। ठंड के उस पर्दे के नीचे एक तरह की जंगली आत्मा दबी हुई थी। अनगिनत खूबसूरत महिलाओं को देखने के बाद भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह एक खूबसूरत महिला थी। अध्याय 3। तो यह एक छुपा हुआ बिग बॉस है। उनकी मां ने पहले बताया था कि उनकी दूसरी चाची जब छोटी थी तो वह सभी मौजूदा महिला सेलिब्रिटी से कहीं अधिक सुंदर हुआ करती थी। उस समय उसे लगा कि उसकी मां को पता ही नहीं है कि वह क्या बात कर रही है। लेकिन अब उसे उस पर भरोसा था। यह उसके अपने ही चेहरे पर तमाचा है। वह बहुत सुंदर थी। दूसरी तरफ कियाओ नियान फोन पर किसी से बात कर रही थी। अरे, कियाओ परिवार ने तुम्हें सचमुच बाहर निकाल दिया। वे भयानक हैं। उन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी के बदले में तुम्हारा इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदार होने का दावा करके तुम्हें दोषी भी ठहराया। और अब वे तुम्हें उसी क्षण बाहर निकाल रहे हैं जब उन्हें तुम्हारा कोई उपयोग नजर नहीं आता। अगर तुम्हें पता होता, तो तुम्हें कियाओ चेन की बीमारी के इलाज के लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। वे नहीं जानते कि अगर तुम नहीं होते, तो कियाओ चेन 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। उन्हें लगता है कि हीमोफीलिया एक फ्लू या कुछ और है और इसका इलाज सिर्फ एक गोली से हो सकता है। कियाओ नियान ने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने फोन पर सहजता से कहा, कोई बात नहीं, कियाओ परिवार ने मुझे पाला है। मैंने कियाओ चेन का इलाज करके उनका एहसान चुकाया है। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लाइन पर मौजूद व्यक्ति नाराज लग रहा था। क्या आपको नहीं पता कि आपने इन सभी वर्षों में कियाओ परिवार की कितनी मदद की है? अगर आप नहीं होते, तो कियाओ वेइमिन कभी भी अपने परिवार को राओ सिटी से राजधानी तक नहीं बढ़ा पाता। वह इसके लिए बहुत मूर्ख है। और आपकी वह छोटी बहन, आपने उसे ट्यूशन पढ़ाया और उसके गाने सीखने में मदद की। उस परिवार ने आपको हर संभव मदद करने के लिए प्रेरित किया। मैं सोचता था कि वे तुम्हारे जैविक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन वे तुम्हारी बहन के प्रति पक्षपाती थे। फिर जब मुझे पता चला कि वे वास्तव में तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे, तो मुझे एहसास हुआ कि वे कितने बेशर्म थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि आप उनसे खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं और फिर भी उन्होंने आपके साथ परिवार जैसा व्यवहार किए बिना आपका फायदा उठाया। कियाओ नियान मुस्कुराई, ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष ने जो कुछ कहा वह सही था। मुझे इसके बारे में सब पता है। कियाओ नियान ने देखा कि जियांग ली आ रही है और उसने अपनी आवाज कम कर दी। मुझे कुछ और काम करना है, पहले मैं फोन रख दूंगी। आज रात आप कहाँ रुक रहे हैं? क्या आपको राओ सिटी से लाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मेरा परिवार मुझे लेने आ रहा है। क्या तुम सचमुच अपने जैविक माता पिता की तलाश करने जा रहे हो? कियाओ नियान ने कुछ उदासीन भाव से कहा, मुझे कम से कम अपनी जड़ों को जानने की जरूरत है, मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। लाइन पर मौजूद व्यक्ति चुप हो गया। कियाओ नियान यह अनुमान नहीं लगाना चाहती थी कि वह क्या सोच रहा था और उसने बस इतना कहा, अलविदा। जियांग ली के पहुंचने से पहले ही उसने फोन रख दिया और अपना सेल फोन जेब में रख लिया। सभी को सुंदर लोग और चीजें पसंद थीं। जियांग ली ने खुशी खुशी उसका सामान उठाया और उसे उसके लिए ले गई। नियन नियान, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं, जियांग ली। मुझे बस दूसरा भाई कहना ही काफी होगा। कियाओ नियान ने उसकी तरफ देखा। जियांग ली लंबा और काफी अच्छा दिखने वाला था, उसकी मुस्कुराहट उसे मिलनसार बना रही थी। उसके कुछ बाल चमकीले बैंगनी रंग से हाईलाइट किए गए थे, जो उसके सरल लालित्य में उसे एक अनोखा व्यक्तित्व दे रहा था। उसे लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले भी देखा हो। कियाओ नियान उन लोगों में से नहीं थी जो चेहरों को अच्छी तरह याद रखती थी। अगर कोई उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो वह उसे भूल जाती। मम्मा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं कियाओ नियान हूँ। उसने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। अब तक वह कम से कम जियांग ली को तो आज्ञाकारी और प्यारी लग रही थी। दादाजी के पैर बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं और वे हवाई जहाज से नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें लेने के लिए बुलाया है। वे ट्रेन से जा रहे हैं और बाद में पहुंचेंगे। तुम्हारे पिताजी और मेरे माता पिता ने वाटरसाइड लॉफ्ट में जगह आरक्षित कर ली है और उन्हें अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए। चलो वहां चलते हैं। जियांग ली उससे बात करते हुए मुस्कुराया। नियन नियन, मेरे पास कार में एक और दोस्त है। वह बाद में हमारे साथ आएगा।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्याय 4, 2 मिलियन युआन। कियाओ नियान ने उसका हाथ टाल दिया और ऐसा लग रहा था कि वह अपने बैग उठाने में उसकी मदद नहीं चाहती थी। जब वे कार की ओर बढ़े तो वह उससे एक कदम पीछे रही और उसने जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जियांग ली ने अपने खाली हाथों को देखा और फिर अपने छोटे चचेरे भाई को। वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। वह उससे कैसे बच निकली? उसे यह बात साफ तौर पर समझ में नहीं आई थी। जियांग ली ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसके लिए पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। बाहर बहुत गर्मी है, पहले अंदर आ जाओ। कियाओ नियान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जैविक माता पिता कैसे दिखते थे और वे कौन थे। उसने बस अपनी जानकारी एक वेबसाइट पर डाल दी ताकि माता पिता अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ सकें। किसी को उससे संपर्क करने में ज्यादा समय नहीं लगा। कियाओ वेइमिन ने संपर्क करने के बाद बाकी काम किया। कियाओ चेन ने उसे गलती से ये भी बता दिया था कि उसके माता पिता लोहे काउंटी के शिक्षक थे। कियाओ नियान ने आसमान की ओर देखा और फिर अपनी नजरें वहीं टिका लीं। वह इस कार मॉडल को जानती थी। तांग जिन ने उसे बताया था कि कार की कीमत ही 2 मिलियन युआन है। इस कार में आसमानी छत भी थी और इसकी कीमत कम से कम 3.8 मिलियन युआन थी। कियाओ नियान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कियाओ वेइमिन को 2 साल पहले जो कार मिली थी, उसकी कीमत सिर्फ 5 मिलियन युआन थी। लोहे काउंटी में उसके दादा कौन थे? जैसे ही वह कार में बैठी, ठंडी हवा ने उसे छू लिया और उसने अपने दोस्त को देखा जो बाद में भोजन के लिए उनके साथ शामिल होने वाला था। वह आदमी 20 साल की उम्र का लग रहा था और थोड़ा ठंडा लग रहा था। उसकी शर्ट पर कोई ब्रांड लोगो नहीं था, लेकिन कारीगरी शानदार थी, शर्ट उस पर बिल्कुल फिट थी। सोने के बटन सूरज की रोशनी को खूबसूरती से प्रतिबिंबित कर रहे थे, और उसके टॉप पर एक भी शिकन नहीं थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ घुलना मिलना मुश्किल हो। लेकिन उसकी कलाई में कई मोतियों वाले कंगन थे, जिससे कार में चंदन की हल्की सुगंध आ रही थी। वह एक कट्टर बौद्ध था। जियांग ली ने उसे उससे मिलवाया। नियन नियान, वह मेरा दोस्त ये वांगचुआन है। तुम उसे भाई ये कह सकते हो। कियाओ नियान ने फिर उसकी ओर देखा। कार में पैरों के लिए काफी जगह थी, लेकिन इस आदमी की लंबी टांगें अजीब स्थिति में लग रही थीं। कियाओ नियान ने उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस की और सिर झुकाकर उसे भाई ये कहकर अभिवादन किया। ये वांगचुआन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि उसने कितनी विनम्रता से उसका अभिवादन किया। उसने अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी। जब उसने फिर से ऊपर देखा और कार की खिड़की से बाहर देखा, तो वह उसकी खूबसूरत पलकों को ऊपर की ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। वह कितनी प्यारी छोटी लड़की थी। डॉट 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 जियांग ली को डर था कि कहीं वह कार में असहज महसूस न करने लगे, इसलिए वह समय समय पर उससे बातचीत करने के लिए कोई न कोई विषय ढूंढ लेती थी। उन्होंने उसे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी परिचित कराने का प्रयास किया। केवल उसके बगल में बैठा आदमी ही पूरे समय चुप रहा। लेकिन वह एक आराम कर रहे शेर की तरह था। वह शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वे बहुत जल्द अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वाटरसाइड लॉफ्ट शहर के केंद्र में प्रमुख भूमि पर स्थित था। ये संभवतः सबसे व्यस्त इलाके में था, लेकिन हरियाली का भी शानदार नज़ारा था। वाटरसाइड लॉफ्ट ने व्यस्त माहौल में थोड़ी शांति प्रदान की, इसलिए यह एक लोकप्रिय विकल्प था। मैं कार पार्क कर दूंगा। जियांग ली ने प्रवेश द्वार पर कार रोकी और पीछे खड़े आदमी से कहा, मास्टर वांग, मैंने निजी कमरा बुक कर लिया है। आप पहले नियान नियान को वहां ले जा सकते हैं, मैं कार पार्क करने के बाद वहां जाऊंगा। कियाओ नियान ने आखिरकार अपने बगल वाले आदमी को बोलते सुना, चलो चलें। अध्याय 5, सचमुच धनवान। कियाओ नियान ने इसके बारे में सोचा और फिर उसके पीछे चल दी। वाटरसाइड लॉफ्ट बहुत बड़ा था, लेकिन वह आदमी उस जगह से बहुत परिचित लग रहा था। उसके पैर लंबे थे, लेकिन वह उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। जब उसने अपना बैग पकड़ा तो उसका सिर थोड़ा दर्द कर रहा था। वह अपने जैविक माता पिता की तलाश में निकल पड़ी, ताकि पता लगा सके कि वे कौन हैं। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कियाओ नियान, वह उस आदमी से मिलने में व्यस्त थी, तभी उसने एक जानी पहचानी और हैरान करने वाली आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो अंधेरे क्षेत्र में कुछ लोग खड़े थे। कियाओ वेइमिन, मदर कियाओ, कियाओ चेन और बूढ़ी मैडम कियाओ सभी वहां खड़े थे।
कियाओ परिवार के अलावा फूगे और मैडम फू भी आसपास थे। बगल में पारंपरिक पोशाक में दो और महिलाएं थीं और छोटी महिला ने अपनी बांह बड़ी महिला के गले में डाल रखी थी। बड़ी महिला के सिर पर सफेद बाल थे और उसने जेड मोतियों का हार पहना हुआ था। उसकी लाल पोशाक उसकी शान और क्लास को उजागर कर रही थी। वह अब अपने आसपास के लोगों से बात करने के लिए मुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पूछ रही थी कि कियाओ नियान कौन है। कियाओ नियान को देखकर कियाओ परिवार के सदस्यों के चेहरे पर दिलचस्प भाव थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियाओ वेइमिन तेज कदमों से उसके पास आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें निराशा की झलक थी। जब कियाओ नियान ने उसके पैसे लेने से मना कर दिया, तब भी उसे लगा कि उसका चरित्र सराहनीय है। कौन जानता था कि वह वास्तव में उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। कियाओ चेन औपचारिक रूप से एक गुरु की प्रशिक्षु बनने जा रही थी। फू परिवार के सदस्य भी इसे देखने के लिए वहां मौजूद थे। कियाओ वेइमिन नहीं चाहता था कि वह बाद में चीजों को और खराब करे, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, नियन नियान, तुम्हारी माँ और दादी और मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। ये तुम ही थी जिसने अपने जैविक माता पिता की तलाश में अपनी जानकारी ऑनलाइन डालने का फैसला किया था। अब जब तुमने उन्हें ढूंढ लिया है, तो तुम फिर से परेशानी खड़ी करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? उसने सोचा था कि कियाओ नियान ने वाटरसाइड लॉफ्ट में उनकी मुलाकात के बारे में सुन लिया है और उसने भी साथ आने का फैसला कर लिया है। जब उसने अपना बटुआ निकाला और पूछा, क्या तुमने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि तुम्हें अभी भी 10,000 युआन चाहिए? तो उसने ये वांग चुआन को नहीं देखा। वह अपने बटुए में बैंक कार्ड ढूंढने लगा और उसे देने के लिए तैयार हो गया। कियाओ नियान ने देखा कि वह कितना अधीर लग रहा था और कुछ कहने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, एक हाथ उसके पास पहुंचा और बैंक कार्ड को वापस कियाओ वेइमिन के बटुए में डाल दिया। फिर उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो दादाजी, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कियाओ नियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जो कोई भी उसे जानता था, वह जानता होगा कि उसे दूसरों के छूने से नफरत है। पिछली बार जब किसी ने ऐसा किया था, तो उसने उस व्यक्ति की पिटाई की थी और उसे पूरे 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के लिए मजबूर किया था। वह अपने हाथ पर उसकी गर्म हथेली को महसूस कर सकती थी और उसके स्पर्श से निकलने वाले पसीने से भी वह बहुत परिचित थी। उसने उसकी तरफ देखा। क्या उसे सचमुच उसे छूने की जरूरत थी? कियाओ नियान ने उसे झटक देने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कियाओ परिवार अभी भी उसे देख रहा है, तो उसने अपने शब्दों को निगलने का फैसला किया। वह फिर से कियाओ वेइमिन की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठा सकी। उसने बस एमेम कहा और कियास की चौकस निगाहों के नीचे उसके साथ निजी कमरे में चली गई। कियाओ सदमे में थे। वाटरसाइड लॉफ्ट दूसरे रेस्तरां से अलग था, ये कहीं ज्यादा मशहूर था और यहाँ टेबल मिलना मुश्किल था। उन्हें आज रात के लिए आरक्षण पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और उन्हें बस एक साधारण क्यूबिकल मिला। कियाओ नियान और वह युवक जिस कमरे में गए, वह एक निजी कमरा था। इससे उनकी स्थिति में अंतर के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। अध्याय 6। तसिंग हुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने संक्षेप में अपना परिचय शिक्षक के रूप में दिया। कियाओ चेन खुद को हे युजुआन का हाथ कसकर पकड़ने से रोक नहीं पाए। उसकी नजरें कियाओ नियान की दिशा पर टिकी थीं और वह बुदबुदाते हुए बोली, दादी, क्या आपने सुना कि उसने क्या कहा? मुझे लगता है कि बहन के जैविक दादा उस कमरे में हैं। क्या कियाओ नियान का पूरा परिवार ग्रामीण इलाकों से नहीं था? वे वाटरसाइड लॉफ्ट में एक निजी कमरा कैसे बुक कर सकते थे? कियाओ परिवार में सभी ने इस बारे में सोचा और उनके चेहरे काले पड़ गए। चूंकि आसपास बाहरी लोग थे, इसलिए उन्हें अपनी शंकाएं दूर रखनी पड़ी और अटेंडेंट के पीछे पीछे उस कमरे में जाना पड़ा जिसे उन्होंने बुक किया था। निजी कमरे में ये वांगचुआन ने दरवाजा खोला और अंदर कई लोगों को देखा। वह उसके पीछे अंदर चली गई। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति ने उसे देखा और तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से लोगों को इशारा किया कि वे उसे धक्का देकर हटा दें। उसने उत्साह से कियान नियान का हाथ पकड़ लिया और बोलने से पहले ही उसकी आंखें नम हो गईं। तुम नियान नियान हो, बच्ची। इतने साल हो गए। दादाजी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे डर था कि मैं जाने से पहले तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। अगर हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, तो मैं तुम्हारी दिवंगत मां को कैसे जवाब दूंगा? कियाओ नियान ने उसके सफेद बालों को देखा।
बूढ़े आदमी के चेहरे पर भावनाएं बनावटी नहीं लग रही थीं। उस समय उसकी उग्र आंखें इतनी नम थीं कि पता चल रहा था कि वह कितना भावुक था। यहाँ तक कि उसे थामे हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी भावनाएं उतनी ही उथल-पुथल भरी थीं, जितना कि बूढ़ा आदमी उसे थामे हुए बड़बड़ा रहा था। बूढ़े मास्टर जियांग, जो जीवन के बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, ने जल्दी से अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। कियाओ नियान का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे घर के सदस्यों से मिलवाना शुरू कर दिया। नियन नियान, ये तुम्हारे पिता जियांग जोंगजिन हैं। वह वर्तमान में एक शिक्षक हैं। ये वांगचुआन ने बूढ़े मास्टर को अपना परिचय देते हुए देखकर अपनी भौहें उठाईं। बूढ़े मास्टर ने उन्हें तसिंग-हुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में संक्षिप्त परिचय दिया। कियाओ नियान ने एक आदमी को अंगरखा पहने देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और मुट्ठियां भींची हुई थीं तथा वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। पिता की अवधारणा उसके लिए धुंधली थी, लेकिन ओल्ड मास्टर उसे पिता कहने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने होठों को दबाया, अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, और पुकारा, पिताजी। अरे! अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। बूढ़े मास्टर जियांग ने राहत की सांस ली और परिवार के अन्य सदस्यों से उसका परिचय कराना जारी रखा। ये आपके दूसरे चाचा और चाची हैं, और आपकी बड़ी बहन जियान रॉ है। आपके दूसरे चाचा का अपना खुद का व्यवसाय है, और जियान रॉ आपकी उम्र के आसपास है। आपने उसके भाई को पहले भी देखा है। उसका नाम जियांग ली है। कियाओ नियान ने उनकी तरफ देखा। लड़की और उसकी मां उदासीन दिखीं, जबकि आदमी ने उसे विनम्रता से अभिवादन किया। अंकल, आंटी, कियाओ नियान ने पुकारा। बूढ़े मास्टर जियांग का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियाओ नियान तुरंत ही उसमें फिट हो जाएगी। जब तक वह इस विचार का विरोध नहीं करती, तब तक वह संतुष्ट था। जुवान जी ने कियाओ नियान का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया है न? जल्दी से यहाँ आओ। जोंगजिन, सर्विस स्टाफ को खाना परोसने के लिए बुलाओ। ठीक है। भोजन की मेज पर बैठे परिवार ने खूब आनंद उठाया और बूढ़ा मास्टर उसे भोजन परोसता रहा तथा उसके पिछले जीवन के बारे में पूछता रहा। कियाओ नियान ने उसके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। हालांकि उसके जवाब संक्षिप्त थे, लेकिन वे ईमानदार थे। अध्याय 7, राओ सिटी हाई स्कूल में अध्ययन। बूढ़े मास्टर जियांग ने हिचकिचाहट दिखाई। नियन नियान, मैंने सुना है कि तुमने 1 साल के लिए स्कूल छोड़ दिया है। क्या तुम हाई स्कूल के तीसरे साल में नहीं हो? क्या तुमने सोचा है कि किस हाई स्कूल में जाना है? क्या तुम्हारे मन में कोई खास स्कूल है? हाई स्कूल। कियाओ नियान का ध्यान पहले अपना सूप पीने पर था। उसकी बात सुनकर, उसने तुरंत नीचे देखा। यदि ओल्ड मास्टर ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, तो वह इसके बारे में सोचती भी नहीं। उसके लिए हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी महज कागज के टुकड़े पर लिखे शब्द थे। उसे ऐसी चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ी। कियाओ नियान ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जियांग शियानरॉ ने सोचा कि उसने सवाल इसलिए टाल दिया क्योंकि उसके नतीजे खराब थे और उसे हाई स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया था, इसलिए उसने मन ही मन उपहास किया। दादाजी ने ये पूछकर कि वह किस स्कूल में जाना चाहती है, कितना हास्यास्पद था। क्या आपको लगता है कि आप किसी भी स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं? ये वांगचुआन ने कियाओ नियान की ओर देखा जो चुपचाप खाना खा रहा था। वह अपनी कुर्सी की पीठ पर झुक गया और सहजता से बोला, राओ सिटी हाई स्कूल बुरा नहीं है। राओ सिटी हाई स्कूल। ओल्ड मास्टर जियांग दंग रह गए क्योंकि उनका मूल इरादा कियाओ नियान को पढ़ाई के लिए बीजिंग वापस लाना था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कियाओ नियान ये वांगचुआन की मंगेतर भी थी। अगर कियाओ नियान बीजिंग वापस चली जाती, तो शायद वह उसकी रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि बीजिंग में लोग ज्यादा जटिल थे। इस बारे में सोचने के बाद ओल्ड मास्टर जियांग सहमत हो गए। राओ सिटी हाई स्कूल बुरा नहीं है, शिक्षण मानक ठीक है। नियान नियान, आपको क्या लगता है? राओ सिटी हाई स्कूल। कियाओ नियान ने अपने होंठ दबा लिए, क्योंकि वह राओ सिटी में नहीं रहना चाहती थी। हालांकि, जब वह ओल्ड मास्टर की उत्सुक आंखों से मिली, तो उसने बेकाबू होकर सिर हिला दिया। मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो राओ सिटी हाई स्कूल। वह बीजिंग में स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, और जोंगजिन भी बीजिंग में काम कर रहा था।
अगर कियाओ नियान राव सिटी में रहती तो दूसरे परिवार को उसकी देखभाल करने में मदद करनी पड़ती। वह जियांग जियानरो और उन दोनों की ओर मुड़ा, भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे दूसरे भाई का राव सिटी में घर है। हाई स्कूल के अपने आखिरी साल के लिए तुम अस्थायी रूप से वहां रह सकते हो। जियांग ली के अलावा बाकी लोग ये सुनकर खुश नहीं दिखे। यद्यपि जियांग ली के पास अपना घर था, परंतु बूढ़े मालिक की व्यवस्था खुले तौर पर उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती प्रतीत होती थी। चूंकि जियांग जियानरो अभी भी युवा थी, वह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी और अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए अपने होठों को मोड़ लिया। जियांग जोंगनान थोड़ा अजीब लग रहा था, जबकि तांग वानरू एक तरफ शान से बैठी थी, लेकिन इस तरह के मामले में शामिल होने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी। ये वांगचुआन ने उदासीनता से कहा, मैं कुछ समय के लिए राओ सिटी में रहूंगा ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। कियाओ नियान ने जल्दी से अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, संयोग से उसकी नज़र एक निश्चित व्यक्ति से मिली। यह नज़र, उसने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं, उसका सूप लगभग घुट रहा था। दूसरे कमरे में कियाओ चेन, कियाओ वेइमिन और परिवार के लोग भोजन के दौरान विचलित हो गए, क्योंकि वे कियाओ नियान के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचते रहे। कुछ बार इस बारे में बात करने के बाद वे विषय से भटकने लगे। सौभाग्य से हे युजुआन और तांग वेई के संबंध मजबूत थे। ये पुष्टि हो गई थी कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद कियाओ चेन मानविकी स्कूल में प्रवेश ले सकता है। इसलिए कियाओ चेन का अशांत दिल अंततः बेहतर महसूस करने लगा। भोजन के बाद सभी मेहमान खुश थे। हे युजुआन, कियाओ वेइमिन और मैडम फू ने तांग वेई और उसकी बेटी को विदा किया, जबकि कियाओ चेन उनके पीछे पीछे गया। वाटरसाइड लॉफ्ट से निकलने के बाद फूगे कियाओ चेन के पास चला गया। उसने देखा कि वह पीली और विचलित दिख रही थी और उसने पूछा, क्या हुआ? उसकी दृढ़ भौहों को देखते हुए कियाओ चेन ने अपने होंठ काटे और अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे बस हल्का सिर दर्द है। अध्याय 8, घटिया छोटी बहन फिर से कमजोर होने लगी। वह बचपन से ही कमजोर थी, इसलिए फुगे ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बड़ों की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है? कियाओ चेन ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि वह वास्तव में अस्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। फिर उसने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, भाई जी। मुझे ये समस्या काफी समय से थी। ये घर के अंदर की शांत हवा के कारण हो सकता है। मुझे कुछ ताज़ी हवा मिलने के बाद बेहतर महसूस होना चाहिए। फूगे के चेहरे पर चिंता के भाव थे और वह उसकी सांसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे से बोला, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। आंटी टैंग को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। कियाओ चेन ने उसके सुंदर चेहरे को देखा। उसे तुरंत लगा कि कियाओ नियान की वजह से उसका बुरा मूड गायब हो गया है। उसने उसके हाथ पकड़े और जवाब दिया, ठीक है। तभी उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, मैंने अभी अभी बड़ी बहन को देखा था। वह वाटरसाइड लॉफ्ट में क्यों थी? मुझे याद आया कि पिताजी ने कहा था कि उसके जैविक माता पिता लोहे काउंटी से हैं। हर दिन केवल एक ट्रेन वहां जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे टिकट नहीं मिल पाए? फूगे ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने वाटरसाइड लॉफ्ट की तरफ देखा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और जवाब दिया, ये हो सकता है। कियाओ चेन ने अपने होंठ काटे और झिझकते हुए कहा, बड़ी बहन ने जाने से पहले दादी से झगड़ा किया था। उसने पिताजी द्वारा दिए जाने वाले पैसे भी ठुकरा दिए। उसे लगा होगा कि हम उसे भगाना चाहते हैं। हमारे रिश्ते का क्या? भाई जी, मुझे तुम्हारे लिए बड़ी बहन से नहीं लड़ना चाहिए था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फूगे ने तुरंत जवाब दिया क्योंकि उसने देखा कि वह रोने के करीब थी। मुझे तुमसे सबसे पहले प्यार हुआ। कियाओ नियान को हमें अपना आशीर्वाद देना चाहिए। कियाओ चेन बचपन से ही कमजोर थी। ये पहली बार था जब वह इतनी दृढ़ थी और उसे उसके साथ मिलना था। उसे उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कियाओ चेन इतनी कमजोर थी कि वह किसी और को उसकी देखभाल करने नहीं दे सकता था। वह केवल कियाओ नियान के लिए दया महसूस कर सकता था। ठीक है। जब कियाओ चेन ने फूजी के चेहरे पर कियाओ नियान के बारे में बात करते समय ठंडी नज़र देखी, तो उसे अच्छा लगा। लेकिन वह अभी भी कियाओ नियान के वाटरसाइड लॉफ्ट पर होने के कारण के बारे में चिंतित थी। उम्मीद है कि यह महज संयोग था, जैसा कि दादी ने कहा था। वह शांत हो गई और मुस्कुराने लगी। अचानक उसने किसी को देखा।
कियाओ नियान ने दोपहर में भी वही कपड़े पहने हुए थे, धारीदार टॉप के ऊपर एक जैकेट और हल्के नीले रंग की जीन्स शॉर्ट्स की एक जोड़ी जिसमें उसकी लंबी टांगें दिख रही थीं। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसके स्वाभाविक अच्छे रूप ने सभी को आकर्षित कर लिया। फू गे ने भी कियाओ नियान को देखा। वह इतना हैरान हुआ कि उसने कहा, कियाओ नियान के अलावा उसने दूसरों को भी देखा। कियाओ वेइमिन उनसे आगे चल रहा था, लेकिन जब उसने उनकी बातें सुनी तो वह वहीं रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा। तांग वेई अपनी बेटी को सहारा देने के लिए पकड़े हुए थी। पहले तो वह आगे चल रही थी, लेकिन किसी को देखकर उसने हे युजुआन से बात करना बंद कर दिया। उसने तुरंत अपनी बेटी से कहा कि वह उसे ओल्ड मास्टर जियांग के पास ले जाए। फिर उसने खुशी खुशी उनका अभिवादन किया। ओल्ड मास्टर जियांग, आप राव सिटी में क्यों हैं? ओल्ड मास्टर जियांग। कियाओ परिवार में हर कोई हैरान था। मैडम फू को कुछ याद आया जब उन्होंने जियांग परिवार की ओर देखा। जियांग, उसने इस उपनाम के बारे में सुना था। क्या ये जियांग परिवार हो सकता है जो उसके दिमाग में था? राव सिटी के इनर सर्कल में अलग अलग स्तर थे। भले ही कियाओ परिवार आखिरकार इस इनर सर्कल का हिस्सा था, लेकिन वे सिर्फ तीसरे दर्जे के थे। फू परिवार राजनीति में घुल मिलकर बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। अध्याय 9, वह तो बस एक शिक्षक है, इसमें पछताने वाली क्या बात है? आंतरिक घेरे में सबसे शक्तिशाली परिवार जियांग और तांग परिवार होंगे। शेन और फू परिवार उनकी तुलना में थोड़े कम शक्तिशाली थे। जियांग परिवार विशेष रूप से शक्तिशाली था। राजधानी शहर में उनके बीच अच्छे संबंध थे। ओल्ड मास्टर जियांग जब छोटे थे, तब वे राव शहर में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। 10 साल पहले वे आराम करने के लिए राजधानी चले गए और कभी कभार ही वापस आए। इसलिए, यद्यपि सभी ने उनके बारे में सुना था, लेकिन किसी ने भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। बूढ़े मास्टर जियांग ने उन्हें देखा और ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी पोती को देखने के लिए वापस आया हूं। पोती? तांग वेई ने पूछा और वह कियाओ नियान की ओर मुड़ी, जो ओल्ड मास्टर जियांग की व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। वह सुंदर थी। वह बहुत सुंदर है। तांग वेई ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की। जियांग परिवार अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन यह महिला असाधारण रूप से सुंदर थी। बूढ़े मास्टर जियांग ने हंसते हुए कहा, हाहा, दिखावट ही सब कुछ नहीं है। हालांकि वह विनम्र दिख रहा था, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वह कितना गर्वित था। उसने कियाओ नियान का परिचय कराया। नियान, ये दादी तांग हैं। कियाओ नियान ने आज्ञाकारी ढंग से अभिवादन किया। दादी तांग। तांग वेई ने तुरंत अपना कंगन उतारकर उसे दे दिया। फिर उसने माफी मांगते हुए कहा, कितनी अच्छी लड़की है। मुझे नहीं पता था कि तुम आज यहाँ हो। अगर मुझे पता होता, तो मैं तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार करती। मैंने ये कंगन कई सालों से पहना है, और इसे कुछ साल पहले एक गुरु ने आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। कियाओ नियान उपहार को अस्वीकार नहीं कर सकी और उसने अनिच्छा से उसे स्वीकार कर लिया। तांग वेई ने उपहार देने के बाद, वह बूढ़े मालिक के साथ बातचीत करने लगी। कियाओ परिवार में हर कोई हैरान था, खास तौर पर हे युजुआन और कियाओ वेइमिन। वह अपनी जगह पर खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बातचीत में शामिल होना चाहिए या नहीं। कियाओ चेन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अविश्वसनीय रूप से खुद से बुदबुदाने लगी, क्या बड़ी बहन के जैविक माता पिता लोहे काउंटी से नहीं थे? दादी तांग उन्हें कैसे जानती हैं? इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि तांग वेई न केवल उसे जानती थी, बल्कि वह उसके करीब आने की कोशिश भी कर रही थी। कियाओ नियान ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे जान सकता है? ओल्ड मास्टर जियांग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद, तांग वेई ने कियाओ नियान के बारे में पूछा। क्या नियान अब हाई स्कूल में है? वह अपने तीसरे वर्ष में है, बूढ़े मास्टर जियांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तांग वेई ने उसकी ओर देखा और पूछा, वह कहाँ पढ़ रही है? बूढ़े मास्टर जियांग ने सहजता से उत्तर दिया, उसे राव सिटी हाई स्कूल में जाना चाहिए। उसने पहले 1 साल का गैप लिया था और उसे एक नए स्कूल में दाखिला लेना है। उसे उस स्कूल में दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उसे उसमें दाखिला लेने दिया है। कियाओ चेन लगभग अपना संतुलन खो बैठी जब उसने सुना कि कियाओ नियान राव सिटी हाई स्कूल में दाखिला लेने जा रही है। राव सिटी हाई स्कूल। कियाओ नियान राव सिटी हाई स्कूल में दाखिला लेने जा रही थी। उस स्कूल में दाखिला पाने के लिए परिवार को बहुत प्रयास करने पड़े।
लेकिन कियाओ नियान बिना किसी परेशानी के दाखिला पा गई। इस विरोधाभास ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। इसके बाद तांग वेई ने जो कहा, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब कियाओ नियान ओल्ड मास्टर जियांग के साथ चली गई, तभी उसे अपना संयम वापस मिला। फिर उसने अपनी दादी को दादी तांग और आंटी तांग से पूछते हुए सुना, अभी वह बूढ़ा मास्टर कौन था? तांग वेई को कियाओ नियान के साथ उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था और उसने लापरवाही से जवाब दिया, ओह, क्या आप ओल्ड मास्टर जियांग के बारे में पूछ रहे हैं? बस एक पुराना दोस्त। हे यूजुआन हैरान था, क्या पुराने दोस्त? ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें उसके बारे में बोलते सुना है। वह वास्तव में हाई प्रोफाइल नहीं है। भले ही तांग वेई हे यूजुआन के करीब थी, लेकिन कियाओ परिवार राव शहर के उच्च वर्ग का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा, ओल्ड मास्टर जियांग के कनेक्शन के कारण, वह उन्हें उसकी पहचान के बारे में नहीं बता सकती थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ओल्ड मास्टर जियांग तकनीकी रूप से मेरे शिक्षक हैं। उसे पारंपरिक चित्रकारी बहुत पसंद थी और ओल्ड मास्टर जियांग इस काम में महारथी थे। उसने पहले भी कई बार उनसे मदद मांगी थी। इसलिए, तकनीकी रूप से वह उसके शिक्षक थे। ओह, हे यूजुआन समझ गया। कियाओ नियान का परिवार लोहे काउंटी से था। वह जरूर एक मशहूर शिक्षक रहा होगा। वह जानती थी कि उसका अच्छा दोस्त पारंपरिक चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसकी उम्र को देखते हुए, वह इसमें काफी अच्छा रहा होगा। ये टीवी नाटकों में दिखाए जाने वाले ग्रामीण इलाकों के छिपे हुए उस्तादों जैसा होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि वह कोई मशहूर व्यक्ति नहीं था। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले उनकी पोती खो गई थी और वे उसे ढूंढ नहीं पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार वे उसे ढूंढने में कामयाब हो गए। इतने लंबे समय तक उसे खोने के बाद वह उससे बहुत प्यार करता होगा। वह लड़की बहुत भाग्यशाली है। मैंने सुना है कि उसे इंटरनेट के जरिए उसके बारे में जानकारी मिली। उसने पोस्ट किया कि जिस परिवार ने उसे गोद लिया था, वहां उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। अब उस परिवार को इसका पछतावा हो रहा होगा। कियाओ परिवार एक शब्द भी नहीं बोल सका। कियाओ वेइमिन शर्मिंदा था क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि कियाओ नियान उससे पैसे मांगने आए हैं। उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हे यूजुआन ने कियाओ नियान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, वह सिर्फ एक शिक्षक है। इसमें पछतावे की क्या बात है? टीचर, क्या उसने कुछ गलत समझा? तांग वेई ने उसे सही नहीं किया क्योंकि कियाओ नियान बहुत पहले ही जा चुकी थी। अध्याय 10, वांगचुआन, क्या आपके पास समय है? वाटरसाइड लॉफ्ट के बाहर जियांग के परिवार की कार आ गई थी। कियाओ नियान जब बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसका सेल फोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने फोन पर एक नजर डाली और फिर वहीं रुक गई। नियन नियान, क्या हुआ? बूढ़े मास्टर जियांग ने उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया और जैसे ही वह रुकी, चिंता से पूछा, क्या आप कुछ भूल गए? नहीं, वह जो चीज चाहती थी वह यहाँ नहीं थी। वह कहीं और थी। कियाओ नियान ने अपना सेल फोन वापस जेब में रख लिया और फिर दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, मैं बाद में कहीं और जाना चाहती हूँ। बूढ़े मास्टर जियांग अभी अभी उसके साथ फिर से मिले थे और उसे वह सब देने के लिए बेताब थे जो वह चाहती थी। उसे उसके अनुरोध पर विचार करने की भी जरूरत नहीं थी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें वहां भेजने के लिए कहूंगा। जियान थोड़ा नाखुश लग रहा था। दादाजी, मुझे बाद में एक समाचार सम्मेलन में भाग लेना है, और दूसरे भाई ने मुझे वहां भेजने के लिए पहले ही सहमति दे दी है। जियान को एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला के रूप में जाना जाता था और इसलिए वह मनोरंजन उद्योग में काफी लोकप्रिय थी। स्नातक होने से पहले ही उसने कई ड्रामा सीरीज में अभिनय किया था। वह राजधानी में भी काफी प्रसिद्ध थी। क्या ड्राइवर तुम्हें भेज सकता है? बूढ़े मास्टर जियांग उसके मनोरंजन उद्योग में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगा कि जियांग परिवार की अच्छी स्थिति को देखते हुए जियांग को लोगों की नजरों में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि जियांग जोंगनान और तांग वानरू सहमत थे, इसलिए वह अपनी पोती के रास्ते में एक परेशान करने वाले दादा नहीं बनना चाहते थे। जियान ने मुंह बनाया और अपनी बांह उसके हाथों में लपेट ली। लेकिन दूसरे भाई और मेरे बीच पहले से ही एक डील है। उसने जानबूझकर कियाओ नियान की ओर देखा और कहा, ड्राइवर नियान को वहां भेज दे। कियाओ नियान को स्पष्ट रूप से पता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी और वह दुश्मनी को भी समझ सकती थी। उसने सहजता से कहा, उस परेशानी की कोई जरूरत नहीं है।
मैं खुद ही वहां टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े मास्टर जियांग इससे सहमत नहीं होंगे। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर उस शानदार आदमी की ओर मुड़ा। वांग चुआन, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए नियान नियान को वहां भेजने का समय है? जियांग जियान ने अपने होंठ काटे। उसने जियांगली से उसे भेजने पर जोर दिया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह वास्तव में उसकी कंपनी चाहती थी। वह ये वांगचुआन के साथ अधिक समय बिताने का इरादा रखती थी। अगर ये वांगचुआन ने कियाओ नियान को गाड़ी में बिठाया होता, तो उसके अनुरोध का कोई मतलब नहीं था। उसने अपना भाव बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, दादाजी, भाई वांगचुआन इतने व्यस्त हैं, उनके पास समय कैसे होगा? दूसरे भाई को उसे भेजने दो, मैं टैक्सी ले लूंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा अपने दूसरे भाई के साथ सौदा हुआ है? बूढ़े मास्टर जियांग ने फिर युवक की ओर मुड़कर पूछा, वांगचुआन, क्या तुम्हारे पास समय है? उनका मतलब था कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। ये वांगचुआन ने अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा जो अपने सेल फोन पर मैसेज का जवाब दे रही थी। फिर उसने जियांगली से चाबियां ली और विनम्रता से ओल्ड मास्टर जियांग से कहा, मैं फ्री हूं, मैं उसे भेज दूंगा। जियांग जियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी भयानक हो गई। उसने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, भाई वांगचुआन, आप अभी दूसरे शहर से लौटे हैं। आप थक गए होंगे। दूसरे भाई को ये काम करने दो। तांग वानरू जानती थी कि उसकी बेटी क्या सोच रही है। ये वांगचुआन एक बहुत ही अच्छा लड़का था, कोई भी उसे अपना दामाद बनाना चाहेगा। अंत में उसने कुछ कहा, ये सही है, वांगचुआन, जियांगली को उसे चलाने दो। जियांगली को ये बात समझ में नहीं आई। उसने ये वांगचुआन के कंधे पर थपथपाया और फुसफुसाया, तुम 3 दिनों से ठीक से सो नहीं पाए हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं नियान नियान चलाकर ले जाऊंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरे साथ है, मैं उसे भेज दूंगा। जियांग ली अवाक रह गया। ये वांगचुआन ने चाबियां ली और सीधे कियाओ नियान के पास गया। उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कियाओ नियान को लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना नापसंद था, खासकर तब जब उसे उनसे बातचीत करनी पड़ती थी। उसने जियांग जियान और तांग वानरू के गुस्से को देखा। उसने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं और फिर ये वांगचुआन की ओर मुड़ गई। उसका सिर फिर से दुखने लगा। जियांग ली का दोस्त कितना झंझट भरा था। उसने अपना सेल फोन वापस जेब में रख लिया और जियांग परिवार के सदस्यों से नजरें न मिलाने की पूरी कोशिश की। जियांगन व्यू रोड।